दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी स्टॉक चैनल में। आज मैं आपके लिए जो मूवी लेकर आया हूं वो अमेरिका में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे कुछ गोरे लोगों का एक कट्टरपंथी ग्रुप सिर्फ गोरे अमेरिकन को छोड़कर बाकी सभी यहूदी और काले लोगों को खत्म कर देना चाहता था। उनका सपना था अमेरिकन गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना और अपनी खुद की सरकार बनाना, एक ऐसी सरकार जहां सिर्फ व्हाइट अमेरिकन का ही राज हो। तो दोस्तों, मूवी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एंड तक बने रहना। मूवी की शुरुआत होती है साल 1983 से। जगह है यूएसए का डेनवर शहर। तभी हम देखते हैं कि एक रेडियो शो चल रहा था। तभी एक अनजान कॉलर की कॉल आती है। वो कॉलर कहता है कि ये यहूदी लोग हमारे असली दुश्मन हैं। ये लोग क्रिश्चियन बच्चों का खून पीते हैं ताकि एक दिन पूरी दुनिया पर उनका कब्जा हो सके। लेकिन रेडियो का आरजे कॉलर की बचकानी बातों का बहुत मजाक उड़ाता है और कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है, मैं भी एक यहूदी हूँ। ये बात सुनते ही वो अनजान आदमी गुस्से में गालियां देकर फोन काट देता है। फिर आरजे सभी रेडियो सुनने वालों को बताता है कि ऐसी छोटी सोच वाले कट्टरपंथी लोगों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, इनको हमारे देश की सरकार खुद देख लेगी। दरअसल वो कॉल कार में बैठे एक आदमी ने की थी जिसका नाम है वाल्टर और उसके बगल में बैठे आदमी का नाम है गैरी। कॉल आउट करने के बाद गैरी अपने साथी वोल्टर को मार देता है क्योंकि उसके हिसाब से वोल्टर बहुत ही ज्यादा बोलता था और ज्यादा बोलने वाले लोग उनके मिशन के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब इनका कौन सा मिशन है ये हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम FBI के एक बहुत ही काबिल ऑफिसर टेरी को देखते हैं जो कि पिछले 25 साल से FBI का स्पेशल एजेंट है और आज इसका ट्रांसफर यहाँ डेनवर में हुआ है। तभी टेरी देखता है कि इस शहर के हर कोने में कट्टरपंथी पोस्टर लगे हुए हैं और ये पोस्टर लगाए थे द ऑर्डर नाम के एक आतंकवादी संगठन ने। ये लोग हिटलर की नफरती नाजी विचारधारा को मानने वाले लोग थे और खासकर यहूदी लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे, बिल्कुल हिटलर की तरह। इन सब का एक ही मकसद है, एक नया देश बनाना जिसका नाम होगा आर्यन नेशन, जहाँ सिर्फ अमेरिका के सफेद लोग ही होंगे और इस देश में यहूदी, मुस्लिम और ब्लैक लोगों का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। अब आर्यन नेशन बनाने के लिए इनका क्या प्लान है ये हमें आगे पता चलेगा। द ऑर्डर नाम का जो ये ग्रुप है इसके लीडर का नाम है बॉब, जो फिलहाल अपने कुछ साथियों के साथ अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। फिर ये सभी लोग बंदूक की नोक पर एक बैंक में घुस जाते हैं और बैंक का सारा पैसा लूटकर वहां से भाग जाते हैं। बैंक से निकलने के बाद बॉब गन चला देता है, किसी पुलिस वाले पर नहीं बल्कि अपने ही साथी पर, और उसे मौत के घाट उतार देता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि बॉब कितना ज्यादा पागल और सनकी है। तभी हम टेरी को देखते हैं जो अपने एक जूनियर ऑफिसर जेमी के घर आया हुआ है। जेमी डेनवर का ही रहने वाला है, इसलिए जेमी को द ऑर्डर नाम के इस ग्रुप के बारे में काफी जानकारी है। फिर जेमी टेरी को बताता है कि उसका एक बचपन का दोस्त इस ग्रुप का मेंबर बन चुका है, उसका नाम है वोल्टर। फिर जेमी कहता है कि वोल्टर मुझे 2 हफ्ते पहले एक बार में मिला था। उसने मुझे बताया था कि अब उसके पास बहुत सारा गोला बारूद है और वो जल्दी ही कुछ बड़ा करने वाले हैं क्योंकि वो बहुत दिनों से लगातार बैंक लूट रहे हैं और काफी सारा पैसा जमा कर रहे हैं। फिर जब टेरी पूछता है कि अब वोल्टर कहाँ है तो जेमी बताता है कि वो हमारी आखिरी मुलाकात थी, उसके बाद से वोल्टर गायब है। पिछले 2 हफ्तों से उसकी कोई भी खबर नहीं आई। तभी हम बॉब को देखते हैं जो अपने ठिकाने पर आ जाता है। फिर बॉब एक सैम नाम के आदमी को हायर करता है क्योंकि सैम ही उन्हें हथियारों की सप्लाई करने वाला था और साथ ही साथ वो उनकी गैंग को ट्रेनिंग भी देगा। अब सैम भी आर्यन नेशन वाले मिशन में शामिल हो जाता है। तभी रात होने पर बॉब अपने घर चला जाता है। बॉब अपनी वाइफ डेबी और छोटे बेटे से बहुत प्यार करता है और हर रोज वो रात को सोने से पहले अपने बेटे को कहानियां भी सुनाता है। तभी अगले दिन टेरी और जेमी वोल्टर की वाइफ से मिलने जाते हैं। फिर टेरी उससे बड़ी ही सख्ती से पूछता है कि तुम्हारा पति 2 हफ्ते से लापता है और तुमने अब तक उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई। ये बात सुनकर वो रोने लगती है और कहती है कि वोल्टर को आखिरी बार मैंने ग्रे और ब्रूस के साथ ही देखा था। वोल्टर ने मुझे बताया था कि बॉब और ब्रूस ग्रुप में बहुत सारे लोगों को भर्ती कर रहे हैं, इसलिए टेरी गैरी और ब्रूस को ढूंढने में लग जाता है। वहां से निकलने के बाद टेरी और जेमी सबूत ढूंढते हुए एक जले हुए घर में पहुंच जाते हैं और वहां टेरी को एक आधी जली हुई किताब दिखती है। फिर उनकी नजर घर के बाहर पड़ी एक लाश पर जाती है। फिर जेमी जब उस लाश को देखता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो लाश वोल्टर की थी। दोस्तों, दरअसल वोल्टर वही है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसको बॉब के खास आदमी गैरी ने मार डाला था। अब केस की गंभीरता को समझते हुए टेरी ये केस ऑफिशियली अपने हाथों में ले लेता है। अब ये केस पूरी तरह से FBI के अंडर आ जाता है। फिर नेक्स्ट डे टेरी और जेमी
हिडन लेक नाम की जगह पर जाते हैं जहां पर एक चर्च बना हुआ था और उस चर्च के प्रीस्ट हैं फादर बटलर। दोस्तों, काफी समय पहले वॉल्टर, ब्रूस और गैरी ये सभी लोग यहाँ पर पढ़ा करते थे, इसीलिए टेरी और जेमी सबूत ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं। फिर जब टेरी और जेमी चर्च के अंदर जाते हैं तो अंदर की हालत देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर जगह हिटलर के नाजी झंडे लगे हुए थे। फिर टेरी फादर से पूछता है कि क्या आपको पता है, आपके कुछ स्टूडेंट्स ने एक ग्रुप बनाया है, शायद वो आपकी व्हाइट अमेरिकन वाली विचारधारा को बहुत ही दूर ले जाना चाहते हैं। अब क्या आप हमें बताएंगे कि गैरी और ब्रूस कहाँ हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ ये बात आपको पता होगी। फिर फादर कहते हैं कि मुझे नहीं पता गैरी और ब्रूस कहाँ हैं, अगर पता चला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिर वहाँ से जाते वक्त टेरी को वही किताब दिखती है जैसी उसने उस जले हुए घर में देखी थी। फिर फादर कहते हैं कि ये किताब पढ़कर तुम भी व्हाइट अमेरिका वाली विचारधारा सीख जाओगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस किताब को पढ़ो। तभी हम देखते हैं कि बॉब अपने सीक्रेट अड्डे पर अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ शपथ लेता है। बॉब अपने खुद के बेटे को साक्षी मानकर कहता है कि मैं अपने बेटे की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं यहाँ मौजूद अपने भाइयों का हमेशा वफादार रहूंगा और यही समय है उस जमीन पर कब्जा करने का जो हमारे पुरखों की थी। हे ऊपर वाले, हमारी मदद करना। फिर शपथ लेने के बाद बॉब फादर बटलर से मिलने के लिए जाता है। फिर फादर उसे समझाते हैं, प्लीज जंग मत छेड़ो, तुम जो चाहते हो वो हम भी चाहते हैं और यकीन मानो अगली सरकार हमारी ही होगी। लेकिन बॉब उनकी एक भी बात नहीं मानता और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं FBI वाले कैटल के एक घर में छापा मारते हैं, क्योंकि उनको जानकारी मिली थी कि ग्रे वहीं पर छुपा हुआ है, लेकिन ग्रे तो वहां पर था ही नहीं। तभी ग्रे कैटल में आकर थिएटर को बम से उड़ा देता है। फिर टेरी और उसके साथी तुरंत धमाके वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक चाल थी, क्योंकि इस धमाके का फायदा उठाकर कैथल के दूसरे कोने में बॉब और उसके साथियों ने बंदूक की नोक पर पैसों से भरा हुआ एक ट्रक लूट लिया था। फिर टेरी समय रहते बॉब की चाल समझ जाता है और जल्दी से डकैती वाली जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर बॉब टेरी को बंदूक दिखाकर आराम से वहां से चला जाता है। उस समय उन सब ने नकाब पहन रखे थे, इसलिए टेरी बॉब का चेहरा नहीं देख पाता। फिर बॉब और उसके साथी पैसा लेकर वहां से भाग जाते हैं। फिर बॉब के जाने के बाद टेरी जेमी को बहुत ही खरी खोटी सुनाता है और पूछता है, तुम कार से नीचे क्यों नहीं उतरे, साले बुजदिल। फिर जेमी टेरी से माफी मांगता है और वादा करता है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। आज की घटना पर टेरी बहुत ही ज्यादा निराश था, क्योंकि वो सभी लोग उसके सामने से निकल गए थे और वो कुछ भी नहीं कर पाया। फिर अपने मन को शांत करने के लिए टेरी एक झील के किनारे जाता है। तभी उसे वहां पर एक लड़का मिलता है। फिर वो लड़का कहता है कि आप यहाँ के नहीं लगते, आप जरूर यहाँ पर कुछ ढूंढने आए हो, क्या आपको वो चीज मिल गई? टेरी कहता है, नहीं, लगता है वो छिप गया है, क्या तुम यहीं रहते हो? वो लड़का कहता है हाँ, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि बॉब खुद था और बेचारे टेरी को पता ही नहीं था कि जिस इंसान को वो ढूंढ रहा है वो ये खुद है। बॉब यहाँ इसलिए आया था क्योंकि वो टेरी पर नजर रखे हुए था। अगले सीन में हम देखते हैं फादर बटलर उस किताब में लिखे हुए शब्दों को दोहरा रहे थे। तभी बॉब फादर को रोककर खुद ही वो सब पढ़ने लगता है। फिर वो कहता है, फादर, अब बातों का वक्त खत्म हो गया है, हमें अब एकजुट होकर हमारा हक छीनना ही होगा और मैं ये सब अकेले नहीं कर सकता, इसलिए आप सब भी इस मिशन में हमारा साथ दें। फिर वहाँ मौजूद सभी लोग बॉब की बात मान जाते हैं और उसके मिशन में शामिल हो जाते हैं। अब बॉब और उसकी गैंग अपने अगले काम में लग जाती है। उनका अगला निशाना था वही यहूदी आरजे जिसने मूवी की शुरुआत में रेडियो पर उन सब का मजाक उड़ाया था। फिर रात के अंधेरे में ब्रूस ने उस रेडियो आरजे को 12 गोलियां मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से पूरे शहर में हड़कंप मच गया, क्योंकि उस आरजे को सिर्फ यहूदी होने के कारण ही मारा गया था। फिर टेरी और जेमी सभी ऑफिसर्स को बताते हैं कि ये लोग इस किताब के हिसाब से चल रहे हैं। टेरी बताता है कि इस किताब में एक काल्पनिक कहानी लिखी हुई है जिसमें कुछ गोरे लोग यूएस सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं। अब ये लोग उस काल्पनिक कहानी को सच्चाई में उतारना चाहते हैं और उनका आखिरी पड़ाव है डे ऑफ द रोब, यानी कि उस दिन ये सभी लोग गोरे अमेरिकन को छोड़कर सभी यहूदी और ब्लैक लोगों को सड़कों के बीचों बीच फांसी से लटका देंगे। फिर जब टेरी पुराने रिकॉर्ड्स चेक करता है तो उसको बॉब की एक तस्वीर मिल जाती है और ये देखकर टेरी हैरान रह जाता है, क्योंकि बॉब वही लड़का है जो उसे लेक के पास मिला था। फिर टेरी समझ जाता है कि बॉब उस पर नजर रखे हुए है। फिर FBI वाले बॉब के घर पहुंच जाते हैं और उसकी पत्नी डेबी से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन डेबी कुछ भी नहीं बताती क्योंकि उसे खुद भी कुछ नहीं पता था। असल में बॉब एक बहुत ही शातिर इंसान है
उसको पहले से ही पता था कि एक ना एक दिन FBI वाले उसकी पत्नी से जरूर पूछताछ करेंगे, इसलिए उसने अपने मिशन के बारे में कभी भी अपनी पत्नी को नहीं बताया। फिर टेरी टोनी से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है बॉब तुम्हारा सगा है? वो तो बस तुम्हें नचा रहा है, तुम सिर्फ उसकी कठपुतली हो। सोचो अगर उन्हें पता चल गया कि तुम एक मैक्सिकन हो तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। दरअसल टोनी ने झूठ बोलकर बॉब के साथ जुड़ने की कोशिश की थी। उसने बॉब को कहा कि मैं यूरोप में रहने वाला एक गोरा अमेरिकी हूँ और बॉब ने उसको अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये बात सुनकर टोनी डर जाता है और FBI का साथ देने के लिए मान जाता है। फिर FBI वाले एक जाल बिछाते हैं। वो टोनी को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम बॉब के पास जाओ। दरअसल FBI ने उसके ऊपर एक ट्रैकर लगा दिया था ताकि वो लोग बॉब का ठिकाना ढूंढ सके। फिर जब टोनी बॉब से मिलता है तो बॉब पूछता है, क्या तुम्हें FBI ने ऐसे ही छोड़ दिया? सच सच बताओ, तुमने उनको क्या कहा? भरोसा करो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। फिर टोनी कहता है कि मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। अब टोनी के जरिए टेरी और जेमी बॉब तक पहुंच ही जाते हैं। फिर टेरी बॉब को बंदूक की नोक पर ले लेता है, लेकिन तभी बॉब का साथी टेरी पर गोली चला देता है। फिर टेरी अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही झुकता है तो मौके का फायदा उठाकर बॉब वहां से भाग जाता है। फिर टेरी और जेमी दोनों ही बॉब को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी बॉब जेमी के ऊपर 2 गोलियां चला देता है और जेमी टेरी की आंखों के सामने ही दम तोड़ देता है। टेरी को ये सब देखकर बहुत दुख होता है। फिर अगले दिन फिर से FBI वाले बॉब की वाइफ डेबी से मिलने के लिए जाते हैं। वहां जाकर वो उसको बॉब की गर्लफ्रेंड और उसकी बेटी की तस्वीर दिखाते हैं। डेबी कहती है कि मुझे पता है बॉब को खुद का बच्चा चाहिए था, क्योंकि मैं मां नहीं बन सकती, इसीलिए हमने अपने बेटे को गोद लिया, लेकिन बॉब के अंदर वारिस पैदा करने की इच्छा कभी मरी ही नहीं। टेरी कहती है, डेबी ध्यान से सुनो, वो एक ऐसी जंग छेड़ना चाहता है जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाएंगे, इसलिए प्लीज उसको ढूंढने में मेरी हेल्प करो। फिर डेबी कहती है कि मुझे उनका प्लान तो नहीं पता, लेकिन अगर उनका प्लान फेल हो गया तो वो लोग कहाँ छुपेंगे ये जरूर मुझे पता है। दूसरी तरफ बॉब जंग के ऐलान वाले पोस्टर छपवाता है और उनको सभी अखबार वालों के पास भिजवा देता है। तभी डेबी की हेल्प से FBI वाले बॉब के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। बॉब के साथी FBI वालों को जब अपने घर के बाहर देखते हैं तो वो वहां से भागने लगते हैं, लेकिन FBI सभी को पकड़ लेती है। अब घर में सिर्फ एक ही इंसान बचा था और वो था बॉब, और FBI वाले उसे जिंदा पकड़ना चाहते थे। फिर जब FBI वाले घर के अंदर जाते हैं तो बॉब उस समय घर में अकेला था, लेकिन उसके सिर पर आज भी खून सवार था। वो लगातार उन पर गोलियां चलाता है, इसलिए FBI की टीम मजबूर होकर घर से बाहर आ जाती है। फिर FBI वाले उस घर को बाहर से आग लगा देते हैं ताकि बॉब खुद ब खुद बाहर आ जाए, लेकिन बॉब बाहर आता ही नहीं। फिर बॉब को बचाने के लिए टेरी खुद उस जलते हुए घर के अंदर जाता है और वहां जाकर बॉब को ढूंढने लगता है। उस समय बॉब घर के ऊपर वाले कमरे में बैठा हुआ था और फिर वो टेरी पर भी गोलियां चलाने लगता है। तभी आग बढ़ने के कारण टेरी को घर से बाहर आना ही पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि बॉब अपनी जान बचाने के लिए बाथ टब में लेट जाता है, लेकिन आग में जलने के कारण उसकी भी मौत हो जाती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि बॉब पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुका था, क्योंकि उसके लिए उसका मिशन, उसका धर्म और उसका घमंड ही सब कुछ था। वो इंसान को इंसान ही नहीं मानता था, वो बस धर्म और रंग देखकर ही फर्क करना जानता था। दोस्तों, इस मूवी को देखकर आपके मन में जो विचार आ रहे हैं वो आप कमेंट्स के जरिए मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर एक कमेंट का जवाब दूं। और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।